हेलो बुल ट्रैकर्स। दोस्तों 2025 अब खत्म होने वाला है और कई लोगों का ऐसा कहना है कि जो होना था वो हो गया और इन बचे खुचे दिनों में क्या ही हो सकता है। लेकिन मार्केट हमको सरप्राइज कर सकता है। इन बचे खुचे दिनों में भी ऐसा बहुत कुछ है जो हो सकता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ड्रामा अभी बाकी है। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। पिछले हफ्ते का आखिरी दिन यानी कि फ्राइडे को हमारे मार्केट्स ने अच्छा परफॉर्म किया, हमें अच्छी रिकवरी देखने को मिली। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स ने डिसअपॉइंट किया। अचानक से नैस्डैक और यूएस मार्केट्स में हमें बड़ी फॉल देखने को मिली और फिर आज जब सवेरे मार्केट्स खुले तो एशियन मार्केट्स ने भी नेगेटिवली रिएक्ट किया। हमारे मार्केट्स भी गैप डाउन खुले और फिर वहाँ से थोड़ी बहुत हमें रिकवरी देखने को मिली। तो ये अचानक से मार्केट में क्या पैनिक आ गया, इसकी वजह है एआई के स्टॉक्स। हम देख रहे हैं कि एआई के वर्ल्ड में यूएसए के जो नामी गिरामी एआई कंपनीज हैं, एक एक करके उसमें बड़ी फॉल हमें देखने को मिल रही। एनवीडिया में हमें देखने को मिला, इसके बाद मेटा में देखने को मिला, ब्रॉडकॉम में देखने को मिला और ऑरेकल में भी देखने को मिला। और ये फॉल छोटी मोटी नहीं थी, 10 से 30% के बीच में इन कंपनीज में हमें फॉल देखने को मिला। हम जानते हैं कि एआई वर्ल्ड में बबल की बातें बहुत टाइम से हो रही हैं, सर्कुलर फंडिंग की बातें हो रही हैं, लेकिन अभी तक इसके कोई सॉलिड प्रूफ या एविडेंस नहीं थे कि वो बबल बर्स्ट कर रहा है। ऐसे साइंस हमें देखने को नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो साइंस भी हमें देखने को मिल रहे हैं। और ऐसा ही एक साइन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि ऑरेकल जो कि एक एआई का बड़ा प्लेयर है, उनका एक 18 बिलियन डॉलर्स का एक बॉन्ड था जो अब जंक स्टेटस हो गया है। अब जंक स्टेटस का मतलब क्या होता है? जंक स्टेटस का मतलब होता है कि इसकी रेटिंग डाउनग्रेड हो गई है, काफ़ी लो रेटेड बॉन्ड हो गया है और इसे कोई भी समझदार इन्वेस्टर खरीदने को तैयार नहीं है। तो बॉन्ड में लगातार भारी सेलिंग होने को शुरू हो जाती है और अब जो 18 बिलियन डॉलर का बॉन्ड था वो सिर्फ 1 बिलियन डॉलर का रह गया, करीब करीब 1.3 बिलियन डॉलर्स का रह गया। इतना बड़ा बॉन्ड के वैल्यू में ड्रॉप हमें देखने को मिला है। अब इसके कई सारे कारण बताए जा रहे हैं। हम जानते हैं कि ऑरेकल एक एआई का बड़ा प्लेयर बन गया है और ये डेटा सेंटर्स भी बना रहा है। ऐसा ही एक डेटा सेंटर वो ओपन एआई के लिए बना रहा था जिसकी कंप्लीशन डेट 2027 की थी, जिसे वो बढ़ाकर 2028 कर दिया। उन्होंने 1 साल बढ़ा दिया। अब प्रोजेक्ट्स में थोड़ा बहुत डेडलाइन ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन यहाँ पर कंसर्न ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑरेकल के पास पैसे खत्म हो गए। और ऐसा मानने के लिए कई रीजंस हैं। तो एक तो इनका अगर आप टोटल डेट देखेंगे तो वो करीब 108 बिलियन डॉलर्स का हो गया है और उनका प्लान है कि वो 500 बिलियन डॉलर्स और इन्वेस्ट करेंगे। तो एक तो आपने जो कर्जा लिया था उनका स्टेटस जंक हुए जा रहा है, आपके जो रेटिंग एजेंसीज हैं वो लगातार आपके बॉन्ड को डाउनग्रेड कर रहे हैं और आपका डेट 108 बिलियन डॉलर्स का ऑलरेडी हो गया है, जो कि 2028 में बढ़कर 290 बिलियन डॉलर का हो जाएगा। और जो डेट टू इक्विटी रेशियो है ऑरेकल का वो 4x हो गया है, हाईली, जिसे हम कहते हैं ना कि डेंजर जोन पे चला गया है। अब इसके अलावा और क्या रिस्क है? तो आप इतना ज़्यादा आपने कर्जा ले लिया, आपके जो बॉन्ड्स हैं वो जंक रेटेड हो गए और जो बॉन्ड के अगेंस्ट में इंश्योरेंस बिकता है, जैसे कि हम हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं, तो उन इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। जो बॉन्ड का जो इंश्योरेंस होता है उसे हम सीडीएस कहते हैं, यानी कि क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। और जब भी सीडीएस का प्रीमियम बढ़ता है तो वो हमेशा डेंजर साइन को इंडिकेट करता है। इसी तरीके से 2008 में सीडीएस धड़ल्ले से बेचे गए और उनके प्रीमियम्स छप्पर फाड़ के ऊपर चले गए, जिसकी वजह से कई फाइनेंशियल कंपनीज बैंकरप्ट हो गई। तो क्या इस बार भी ऐसा होगा? और इसके अलावा एक और रिस्क बताया जा रहा है कि अभी आपने सुना होगा कि जेफ बेजोस और
कई और लोगों ने ऐसी बातें कर रहे हैं कि वो जो डेटा सेंटर है उसे पानी के नीचे या फिर स्पेस में ले जाएंगे। तो अब जो इतने बड़े बड़े डेटा सेंटर बन रहे हैं, यूएसए में बन रहे हैं, इंडिया में भी बनाए जा रहे हैं, अगर वो स्पेस में चले जाएंगे, पानी के नीचे चले जाएंगे, तो उनका क्या होगा? उसमें जो इतना इन्वेस्टमेंट हुआ है उसका क्या होगा? अब इन्वेस्टर इसको भी क्वेश्चन कर रहे हैं और इसीलिए ये रिस्क अब जो है निकल कर आ रहे हैं। अब तक बातें हो रही थी कि बबल है और बहुत ज़्यादा पैसा पंप हो रहा है, रिटर्न नहीं आ रहा है, लेकिन अब जो इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया है वो भी डेंजर जोन में आता हुआ दिख रहा है। तो क्या ये सारा माहौल बिल्कुल 2000 के .com की तरह हो गया है? तो इसमें कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं, कुछ डिफरेंसेस भी हैं। तो सिमिलैरिटी की अगर बात करें तो उस टाइम पे इंटरनेट का नेटवर्क बनाया जा रहा था, केबल्स बिछाई जा रही थी। आज डेटा सेंटर बनाए जा रहे हैं। उस वक्त का जो टॉप प्लेयर था वो सिस्को था, जो कि एक तरीके से बैंकरप्ट ही हो गया था, और आज जो है एनवीडिया है। अब ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई, लेकिन जो इनके फाइनेंस का जो पैरामीटर बैरोमीटर है वो है ओरेकल, क्योंकि वो उसने सबसे ज़्यादा मार्केट से पैसा उठाया हुआ, डेट उठाया हुआ है, और उसका डेट सबसे ज़्यादा खतरे में आया हुआ है। तो ध्यान रहे कि ये सारी जो एआई की कंपनीज हैं ये डेट फंडेड है, इन्होंने फाइनेंशियल सिस्टम से पैसा उठाया हुआ है, और जब ये डूबेंगी तो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम को कोलैप्स करेंगे, जैसा कि 2008 में हुआ था। तो पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से एआई के स्टॉक एक एक करके गिर रहे हैं, सारे एक साथ नहीं गिर रहे हैं, एक एक करके गिर रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहा है कि स्मार्ट मनी जो है इन स्टॉक्स को डंप कर रहा है। तो अगले जो 2 हफ्तों में क्या ये इंटेंसिटी बढ़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। जून 2024 को अगर आप निफ्टी में पैसे लगाते तो आज आपके रिटर्न्स बनते सिर्फ 6.5%, और अगर आप बुल ट्रैक 2024 पोर्टफोलियो में पैसे लगाते तो आज आपको दुगने से भी ज्यादा रिटर्न मिलता। और गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दिनों जो मार्केट में हमें ब्लड बाथ देखने को मिला, उस ब्लड बाथ में भी हमारे पोर्टफोलियो ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाए। और ये कोई तुक्का नहीं है, क्योंकि ऐसे ही शानदार रिटर्न्स हमने अपने 2021 पोर्टफोलियो में भी अपने सब्सक्राइबर्स को दिए थे। 2021 के पोर्टफोलियो में 21 में से 7 स्टॉक्स ने 100% से भी ज्यादा पीक रिटर्न्स दिए, और 15 स्टॉक्स ने 50% से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए। और कई स्टॉक्स जैसे कि भेल एंड कोचिन शिपयार्ड्स मल्टीबैगर साबित हुए। तो आखिर हम ऐसा कैसे कर पाए? Being a SEBI registered RA, I can tell you, सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सिलेक्ट करने से ही आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहेगा ऐसा जरूरी नहीं। उसके साथ टेक्निकल, क्वांटिटेटिव और डेटा एनालिसिस भी जरूरी होती है। सबसे जरूरी है कि आप स्टॉक को किस प्राइस पर खरीद रहे हैं, और इसीलिए हर स्टॉक को जो हम बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं उसे गुजरना पड़ता है बुल ट्रैक इन हाउस रिसर्च के 10 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया से, ताकि आपको मिले एक शानदार स्टॉक एक शानदार प्राइस में। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब करिए बुल ट्रैक पोर्टफोलियो को हमारी वेबसाइट bulltrack.in को विजिट करके, या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से हमसे कांटेक्ट करिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. अब आइए दूसरे ग्लोबल रिस्क के बारे में बात करते हैं, जापानीज येन कैरी ट्रेड। और जो लोग नहीं जानते हैं उसको बता दें कि जापान में काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट है, वहाँ से पैसे लिए जाते हैं, उसे डॉलर में कन्वर्ट किया जाता है, और उस डॉलर को दुनिया भर के एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। यूएसए में भी किया जाता है और इमर्जिंग मार्केट्स में भी किया जाता है। अब वहाँ पर अगर जो पैरामीटर्स आप देखेंगे तो सारे पैरामीटर्स चीख चीख कर ये इंडिकेट कर रहे हैं कि वहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे। वहाँ के जो गवर्नर हैं जापान के, उन्होंने भी इंडिकेट किया है, हिंट दिया है कि हम इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएंगे। तो वहाँ पे अगर आप 10 ईयर का अगर आप वहाँ के बॉन्ड्स को देखें तो उनकी यील्ड्स लगातार बढ़ रही है। 1.75 से बढ़कर 1.95 हो गया, यानी कि करीब करीब 11% यील्ड बढ़ा है एक महीने में।
तो ये क्लियर कट साइन है कि वहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं। और साथ में जब बॉन्ड यील्ड्स बढ़ते हैं किसी कंट्री के, तो बाहर से पैसा निकल कर वहाँ जाता है, क्योंकि मनी को लगता है कि मैं वहाँ जाकर अपने आप को ज़्यादा ग्रो करा दूंगा। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा है, अगर वहाँ के इंडेक्स को देखेंगे, जो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग आउटलुक इंडेक्स है वो 12 से बढ़ के 15 हो गया Q3 से Q4 में, यानी कि वहाँ के जो क्वार्टर सिस्टम है अलग होता है, तो लास्ट क्वार्टर में वो 12 से बढ़कर 15 हो गया। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ की जो करेंसी है वो और भी स्ट्रेंथन होगी डॉलर के अगेंस्ट में। यानी कि जब आप कन्वर्ट करेंगे, आपने येन में पैसा लिया, आपने उसे इन्वेस्ट किया, अब जब आप वापस वहाँ लेके जाएंगे तो आपको कम पैसे मिलेंगे। यानी कि सरल भाषा में समझें तो जो जापान से आप पैसा लेकर दुनिया भर में लगाते थे, आपके रिटर्न्स अब उतने अट्रैक्टिव नहीं रहेंगे। इसलिए इट डजंट मेक सेंस कि मैं जापान का पैसा लेकर मार्केट में लगा के रखूं, जल्दी से जल्दी वहाँ से निकाल कर जापान वालों को वापस कर देता हूँ, और इसकी वजह से मार्केट्स में ज़बरदस्त तरीके से सेलिंग बढ़ सकती है। और वहाँ का करेंसी मार्केट भी इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। पिछले एक महीने में अगर आप देखें तो 1.27% जापानीज येन डॉलर के अगेंस्ट में स्ट्रेंथन हुआ है, यानी कि इतने रिटर्न्स तो सिर्फ करेंसी कन्वर्शन में ही आपकी चली जाएगी। अब एक इसका दूसरा एस्पेक्ट हम देखते हैं कि जो जापान का पैसा, काफ़ी सारा पैसा यूएस ट्रेजरीज में भी लगा हुआ है। यूएसए के जो बॉन्ड्स होते हैं, जो सबसे सेफेस्ट माने जाते हैं, उसमें काफ़ी सारा पैसा लगा हुआ है, और हम जानते हैं कि जापान यूएस ट्रेजरीज का सबसे बड़ा होल्डर भी है। अब जिन्होंने जापान से पैसा लेके यूएस ट्रेजरीज में लगाया, उनके रिटर्न्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि वाइड स्प्रेड बॉन्ड्स की सेलिंग होगी यूएसए में। और इसीलिए अगर आप देखें, एक नया जो ग्लोबल रिस्क उभर कर ये आ रहा है कि फेड ने रिसेंटली ही अनाउंस किया है कि वो अब क्वांटिटेटिव ईजिंग करेंगे, यानी कि बॉन्ड्स को खरीदेंगे और अपने बैलेंस शीट को एक्सपैंड करेंगे। तो सरल भाषा में ये समझें कि जो भी यूएसए में जिन्होंने भी बॉन्ड्स को होल्ड कर रखा है, फेड उनसे बॉन्ड को खरीदेगा, तो बदले में पैसा देगा। और उस पैसे का इम्पैक्ट क्या होगा? उस पैसे का इम्पैक्ट ये होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि फेड इंटरेस्ट रेट्स को कट कर रहा है, और जब पैसे का फ्लो बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है। तो ऐसा फेड क्यों कर रहा है? ऐसा फेड इसलिए कर रहा है क्योंकि जो जापानीज येन कैरी ट्रेड की सेलिंग होगी, यूएस ट्रेजरीज को बेचा जाएगा। तो अगर फेड नहीं खरीदता है तो यूएसए की इकॉनमी पर उसका भारी इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसलिए फेड ने सरप्राइज करते हुए अब ये अनाउंस किया है कि वो बॉन्ड्स को खरीदेंगे। यानी कि इसका पर्पस यही लगता है कि हम जो जापानीज येन कैरी ट्रेड के बॉन्ड्स की सेलिंग होगी उसे हम खरीदें। तो क्या यहाँ पर स्टॉक मार्केट का पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए? इसके बारे में भी बहुत डाउटफुल है कि इस पर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो बॉन्ड्स वो खरीद रहे हैं वो शॉर्ट ड्यूरेशन के हैं। उनकी एक्सपायरी 2 से 3 महीने की है, यानी कि वो सिस्टम में स्टिमुलस नहीं देना चाहते। ये एक टैक्टिकल अप्रोच है, एक शॉर्ट टर्म की प्रॉब्लम को फिक्स करने का, ताकि जापानीज येन कैरी ट्रेड का बहुत भारी मार्केट में नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो इसका बहुत ही बुरा इम्पैक्ट मार्केट में पड़ सकता है। अब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं कि क्या है इसका नेगेटिव इम्पैक्ट। क्या है कि जो आप पैसे को सिस्टम में लाएंगे, यानी कि देंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो 2026 में भी रेट कट्स होने के बहुत कम चांस हैं। हम जानते हैं कि अभी तक जो विजिबिलिटी है कि अगले 3 महीने में एक ही रेट कट होगा। तो इसके भी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि 2026 में पूरे के पूरे साल में हमें 1 या मैक्सिमम 2 रेट कट्स ही देखने को मिले, जो कि मार्केट के लिए वंस अगेन नेगेटिव फैक्टर होगा। तो अंदर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो वैसी की वैसी बनी हुई है, लेकिन ग्लोबल रिस्क भी अब बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और इसी वजह से एफआईआईज हमारे जैसे मार्केट में, जहाँ पर डोमेस्टिक ग्रोथ कम से कम कंपनी के परफॉर्मेंस में नहीं दिख रही है, यहाँ से पैसा निकाल रहे हैं। क्योंकि एक तो आपके मार्केट्स महंगे, दूसरे आपके कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं। तो
यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर फ़ायदा नहीं है, तो इसीलिए एफआईआईज भी लगातार सेलिंग कर रहे हैं। और देखिए वो सेलिंग जिस तरीके से कर रहे हैं, आप देख रहे हैं लगभग हर दिन उनकी सेलिंग की फिगर्स आ रही है, और इस साल वो एक नए तरीके का रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। यानी कि वो जो एफआईआईज की नेट सेलर की फिगर आती है, वो इस साल जो है सेकंड हाईएस्ट नंबर डेज हो सकते हैं। तो इसका मैं कुछ डेटा शेयर करता हूं। तो 2008 में उन्होंने करीब 154 डेज सेलर थे, जो नेट सेलर की फिगर आई थी। 2022 में वो 146 डेज थे, और इस साल अगर हम देखें तो अब तक 141 डेज के वो सेलर रहे हैं, नेट सेलर रहे हैं। तो अगर और 5 दिन ऐड हो जाते हैं तो वो सेकंड हाईएस्ट नेट सेलर डेज बनेंगे। तो ये डेटा हमें ये बता रहा है कि उनका नियर टर्म में वापस लौटना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जब तक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास दम है, पैसे हैं, जब तक आप उन्हें दे रहे हैं, वो मार्केट को खरीदेंगे, मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। लेकिन जिस दिन डीआईए के पास पैसा नहीं रहेगा मार्केट में लगाने के लिए, उस दिन क्या होगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो ऐसे में इन्वेस्टर को करना क्या चाहिए? देखिए, अभी बैंक ऑफ जापान का रेट हाइक का डिसीजन इस फ्राइडे को आने वाला है, दिसंबर 19 को आने वाला है। और दिसंबर 19 को हमें देखना है कि वो कितना बड़ा रेट हाइक करते हैं। क्या वो छोटा मोटा करते हैं, तब हो सकता है मार्केट इसको इग्नोर कर दे। लेकिन अगर कोई भारी भरकम रेट हाइक करते हैं, जैसा कि रेट कट हमारे आरबीआई ने किया था, तब मार्केट में एक बड़ा भूचाल आ सकता है। तो बड़े डिसीजंस को मुझे लगता है कि थोड़ा सा डेफर करें और दिसंबर 19 का वेट करें, और पैसा लगाने से पहले रिस्क के बारे में सोचें, वैल्यूएशंस को देखें, और एक बार में पूरा पैसा ना लगाएं। अब आइए दोस्तों आज के मार्केट की तरफ चलते हैं। तो आज 15 दिसंबर है, और मार्केट्स आज जब खुले पैनिक मोड में खुले, हमें अच्छी खासी फॉल देखने को मिली। लेकिन ड्यूरिंग द डे काफ़ी रिकवरी हमें देखने को मिली, और हम 26,000 के ऊपर हमने सक्सेसफुली क्लोज कर दिया। सो आज की क्लोजिंग है 26,027, और सिर्फ हम 20 पॉइंट डाउन रहे। काफ़ी रिकवरी, अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली। अगर हम वोलेटिलिटी की पिक्चर देखें तो वहाँ पे अभी भी कुछ मेजर फेयर हमें नहीं देखने को मिल रहा है। करीब 8.5 to 9.5 के बीच में कॉल पुट आईवी की फिगर्स घूम रही हैं, और विक्स को भी अगर हम देखें तो वहाँ पर भी हमें मॉडरेट हाइक देखने को मिला 10.25। तो वॉलेटिलिटी की पिक्चर हमें बता रहा है कि कुछ बहुत ज़्यादा उठापटक मार्केट में नहीं होगी। पुट कॉल रेशियो थोड़ा सरप्राइजिंग था, आज मार्केट में काफ़ी पैनिक था, वहाँ पे हमें राइज देखने को मिला। ये इंडिकेट कर रहा है कि रिटेल वालों की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी रही है। फ्यूचर्स मार्केट में वंस अगेन हमें डिसअपॉइंट किया है। अगर आप देखें पिछले 3 दिनों में हमने करीब 8,500 कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा को लूज किया है। अगर हम निफ्टी फ्यूचर्स का डेटा देखें तो वहाँ पर पिछले 3 दिनों में ओआई एडिशंस नहीं हो रहे हैं। काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड हुए हैं, करीब करीब 8,500 कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड हुए हैं। और आज प्रीमियम में भी ड्रॉप देखने को मिला है। 101 से करंट मंथ का प्रीमियम 76 हो गया है, और नेक्स्ट मंथ का भी हमें ड्रॉप देखने को मिला है। तो क्लियर कट ये इंडिकेशन है कि पोजीशंस बनी तो हैं, बट ऐसा लगता नहीं है कि लॉन्ग या शॉर्ट्स आज ऐड हुए हैं। वही ट्रेंड हम देख रहे हैं कि जब मार्केट ऊपर जाता है या रेंज बाउंड रहता है तो ओआई में ड्रॉप देखने को मिलता है, और जिस दिन मार्केट गिरता है उस दिन हमें ओआई एडिशन देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी सिग्नल्स हैं कि फ्यूचर मार्केट में शॉर्टिंग हो रही है। तो फ्यूचर्स मार्केट में हमें बेरिशनेस देखने को मिल रही है, ऑप्शंस मार्केट में थोड़ा बहुत बुलिशनेस हमें देखने को मिल रही है। टर्नओवर आज भी काफ़ी कम टर्नओवर हमें देखने को मिला, 80,000 करोड़ से कम का टर्नओवर, विच इज़ इंडिकेटिंग कि एफआईआई बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहे हैं, और शायद जो भी एक्टिविटी हुई है डीआईएस के से ही हुई है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी ठीक ठाक है, मैं इसे बुरा नहीं कहूँगा, 1 से ज़्यादा है। और अगर एफआईआई की इंडेक्स शॉर्ट्स की पोजीशन देखें तो वहाँ पर दोबारा से उन्होंने राइज किया है। तो आज का डेटा कैसे हम क्लासिफाई करें? तो डेटा मैं कहूँगा मिक्स्ड बैग है। ऑप्शंस मार्केट में बुलिशनेस है, फ्यूचर्स मार्केट में बेरिशनेस है। अब आइए चार्ट की तरफ चलते हैं। तो चार्ट में अगर हम देखें, एक जो नया डेवलपमेंट हुआ है वो ये हुआ है कि एक डायमंड जैसा पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। तो कभी भी जब टॉप में डायमंड पैटर्न बनता है तो ये एक
जिसे हम बेरिश पैटर्न ही मानते हैं, और जब भी बॉटम में बनता है तो उसे बुलिश मानते हैं। डायमंड पैटर्न का मतलब ये होता है कि वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यानी कि चेंज ऑफ हैंड हो रहा है। तो जब ऊपर के लेवल पर चेंज ऑफ हैंड होता है, ये इंडिकेट करता है कि जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं वो बेच रहे हैं और वीक हैंड्स खरीद रहे हैं। इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है कि ऊपर के लेवल पर रिटेल वाले ही मोस्टली खरीदते हैं, जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स होते हैं वो लोअर लेवल पर खरीदते हैं क्योंकि वो चीप वैल्यूएशंस पर खरीदना चाहते हैं। तो ये पैटर्न बनता हुआ अभी दिख रहा है। अब ये पैटर्न इनवैलिडेट कब होगा? ये पैटर्न इनवैलिडेट तब होगा जब हम 26,115 26115 से ऊपर सस्टेन करेंगे। तो हमें देखना है कि क्या ये पैटर्न पे प्राइसेस सस्टेन होके नीचे आती हैं तो हमें एक मीनिंगफुल फॉल देखने को मिल सकता है, लेकिन इस पैटर्न को तभी हम नेगेट मानेंगे जब 26,115 से ऊपर प्राइजेस रहेंगे। फिलहाल जो मार्केट में हमें सिचुएशन देखने को मिल रही है, कुछ क्लियर कट हमें ट्रेंड देखने को नहीं मिल रहा है जो आप पोजिशनल कैरी कर सके। ज़्यादातर इसमें इंट्राडे में काम करना ही बेनिफिशियल होगा। पोजिशनल लेने में प्रॉब्लम है, रिस्क है, क्योंकि काफ़ी ग्लोबल मार्केट्स न्यूज़ से मार्केट इन्फ्लुएंस हो रहा है, इसलिए थोड़ा इस वक्त हमें अवॉइड करना है। और हमारा जो शॉर्ट का लेवल है अभी भी वही बना हुआ है 25,840। जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं होगा हम फ्रेश शॉर्ट्स नहीं खोलेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगे जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।